हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता, अ प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट फॉर 35 इयर्स इन दिल्ली, इंडिया। तो अब तक तो आप सबको पता चल ही गया है कि मेरा एक बहुत स्पेशल इंटरेस्ट है, वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो देखिए, बहुत स्पेशल इंटरेस्ट इसलिए है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेडिसिन में बिलीव करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। इसमें आता है सबसे बड़ी बीमारी ओबेसिटी, जिसकी वजह से हमारे पास लाखों बीमारियां हैं, जैसे पीसीओडी, डायबिटीज़ और पता नहीं कितनी, आज हम उसका नाम नहीं लेंगे। तो अगर हम अपनी हेल्थ अच्छी रखते हैं तो हम जो है एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल डील कर सकते हैं और डॉक्टर्स के पास कम जा कर के ट्रैवलिंग घूमने में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पे बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमको हेल्दी रहने के लिए और स्लिम रहने के लिए वी हैव टू ईट फॉर टू। यस, आपने करेक्ट सुना, ईट फॉर टू। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताती हूँ। तो मैं हूँ एक गायनेकोलॉजिस्ट। तो मेरे पास तो देखिए बहुत प्रेग्नेंट पेशेंट्स आती हैं और सारे बोलते हैं कि भाई हमारी पेशेंट खाती नहीं है, हमारी डॉटर इन लॉ खाती नहीं है, हमारी डॉटर खाती नहीं है, इसको 2 के लिए खाना है, ये प्रेग्नेंट है। तो देखिए, उनको तो मैं समझाती हूँ कि भाई 2 के लिए नहीं खाना होता, थोड़ा सा ही खाना होता है। तो अब आप सब बहुत क्यूरियस होंगे कि भाई बिना प्रेगनेंसी के मैडम बोल रही हैं कि हमको 2 के लिए खाना है। तो देखिए, जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम जिंदा रहते हैं हमको 2 के लिए खाना होता है। तो ठीक है, दिल थाम के बैठिए भाई, बता रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ कि किन 2 के लिए खाना होता है। तो एक तो हमको अपने लिए खाना होता है और एक हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हाँ जी, घबराइए मत, ये इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया नहीं हैं, ये एक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट में हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मेनली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। मेरे ख्याल से टेक्निकली आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में बिल्कुल नहीं होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत कम होते हैं, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, पर ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये समझिए कि ये गट में आपके कितने बैक्टीरिया होते हैं। तो देखिए, ये होते हैं 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया। मीन छोटा फिगर नहीं है ये। एक के आगे अगर आप 12 ज़ीरो लगाएंगे तो बैठते, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं और हज़ारों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। मतलब ये एक अलग ही पूरी कॉलोनी चल रही है। तो देखिए, इसकी टेक्निकलिटी में अगर आप जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ ये सिंपल समझना है कि हमने इसमें जो हमारे बैक्टीरिया हैं इनको 2 में डिवाइड कर दिया है। एक है गुड बैक्टीरिया और एक कर दिया बैड बैक्टीरिया। तो देखिए, सिंपल आप समझ सकते हैं, मूवी में जैसे होता है ना कि एक होते हैं हमारे अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस और एक होते हैं भाई विलन वाला ग्रुप। तो एक होता है हमारा विलन वाला ग्रुप और एक होता है हमारा ये अच्छे वाले हेल्दी वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। तो अब हमको जो करना है, जो अच्छे वाले हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत वास्ट और बहुत टेक्निकल भी हो सकता है और मैं आपको इन जनरल इसको समझाऊंगी और मतलब अप्रॉक्सीमेट वाला, बस आपको उसमें से इसका पॉइंट समझने है कि हमें करना क्या है। तो जो हमारे ये बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये सारे फास्ट फूड वगैरह पे सर्वाइव करते हैं। तो फास्ट फूड हो गए, जैसे मतलब जो भी मैदे की चीज़ें होती हैं, व्हाटएवर, मतलब बहुत मैदे की चीज़ें हो गई, रिफाइंड शुगर्स हो गई, प्रोसेस्ड फूड हो गए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गए, तो इनके ऊपर ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। जब ये बैक्टीरिया को वो वाला खाना मिलता है तो इनमें से आपके हॉर्मोन्स निकलते हैं जो आपके ब्रेन में जाके किक देते हैं, जैसे डोपामिन वगैरह, और उससे आपको एक प्लेजर मिलता है और उसके बाद फिर आपका ये विशेष साइकिल बनता है और आपको और खाने की मतलब इच्छा होती रहती है। ये आप सबने नोट किया होगा कि अगर आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो आपको 4 चिप्स खाने के बाद एक ऑटोमेटिकली आपसे रुका ही नहीं जाता कि पैकेट ख़त्म करना है। पिज़्ज़ा का एक स्लाइस खा लिया तो आपके पास दूसरा खाने का मन करता है। मीन सेम फॉर ऑल दी फास्ट फूड्स, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो ये तो होते हैं हमारे बैड बैक्टीरिया, इनसे हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है। अब एक हमारा ग्रुप होता है हेल्दी बैक्टीरिया। तो जो ये हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं ना, ये आपके बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, मतलब अनगिनत, इम्यून सिस्टम, आपकी एलर्जीज़ एंड वॉट नॉट। मतलब अगर ये सिस्टम आपका अच्छा है तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। तो देखिए भाई, हमको इनको प्रमोट करना है। तो अब आज हम समझेंगे कि इनकी हेल्थ कैसे प्रमोट होती है। बैड बैक्टीरिया हमारे कम होने चाहिए,
देखिए ज़ीरो तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन बैड बैक्टीरिया कम होने चाहिए और गुड वाले हमारे ज़्यादा होने चाहिए। और हर एक के ना इंटेस्टाइन में ये अलग अलग प्रोपोर्शन में रहते हैं और हर एक के बॉडी में मतलब एक अलग टाइप का हो जाता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इट्स समथिंग लाइक ए जेनेटिक पूल। अब जैसे आप अपने पेरेंट्स तो नहीं चूज़ कर सकते ना, भाई जो हैं वो हैं, बट आप अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल से आप अपना एक ये बैक्टीरियल जो पूल है, माइक्रोबायोम्स बोलते हैं इनको, माइक्रोबायोम्स का जो पूल है ये आप चूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो चलिए आज हम समझते हैं कि कैसे हमारे गुड बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे और कैसे हमारे बैड वाले बैक्टीरिया कम रहेंगे। अब हम समझते हैं कि ये हमारे जो हेल्दी वाले बैक्टीरिया होते हैं इनको क्या डाइट पसंद है। तो देखिए पॉइंट, हमको ये नहीं समझना कि हमें क्या पसंद है, अब हम खा रहे हैं अपने अंदर के दूसरे जने के लिए जो कि ये बैक्टीरिया है, इसको क्या पसंद है। तो सबसे पहली चीज़ जो इनके लिए एक हेल्दी बैक्टीरिया के लिए होती है, गुड बैक्टीरिया के लिए, वो होती है फाइबर। यस, हमारी डाइट में फाइबर बहुत कम होता है यूजुअली, मतलब और ख़ासकर उन लोगों के लिए ये पॉइंट है जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं और साथ में वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो दे हैव टू पे वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अटेंशन कि भाई उनकी डाइट में ये फाइबर आना चाहिए। जिनकी डाइट वेजिटेरियन होती है और बहुत फ्रूट्स एंड सैलेड्स वगैरह खाते हैं उनकी डाइट में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जो हमारा डेली एक इंटेक होता है फाइबर का, वो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे होना ही चाहिए। तो देखिए जो हमारे हाई सोर्सेज ऑफ फाइबर होते हैं ये होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स। तो इनको लेना हमको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली जैसे हमारे 100 ग्राम ऑफ अमरूद, जैसे देखिए सिंपल सी चीज़ अमरूद है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर हो जाता है। तो देखिए एक 200-250 ग्राम का अगर आप अमरूद खाते तो देखिए आप कितना हाई फाइबर आपके लिए चला गया। ऐसे ही आप खीरा, टमाटर, मूली, मतलब इस तरीके का सैलेड खाइए। मतलब ग्रीन्स में आप कुछ भी, आप लेट्यूस लीजिए, मतलब कोई भी वेजिटेबल्स जो कच्ची खा सकते हैं वो खाइए और सैलेड अच्छे से खाइए। तो एक अपनी ना हैबिट बना लीजिए कि खाने में आपके वेजिटेबल्स ज़रूर होनी चाहिए और हर मील में आपके या तो फ्रूट या सैलेड या वेजिटेबल्स ज़रूर होने चाहिए। तो ये आप अपना इनको रेगुलरली लीजिए। यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी कि देखिए मतलब हमारे को ना आजकल हम लोगों ने बहुत फैंसी टर्म्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं कि भाई स्मूदी पीजिए, ये कीजिए, तो ग्रीन स्मूदी बनाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो ग्रीन स्मूदी भी पी सकते हैं, दैट इज़ ईजी, सबको पता है। लेकिन आप हमारे पुराने ज़माने में जाइए तो देखिए हर खाने में हम लोग की धनिया पुदीना की हरी चटनी बनती थी। और ये मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ, और बाकी और स्टेट्स में जाएँ तो वहाँ भी कोई ना कोई चटनी इस टाइप से बनती होगी जो कि हाई फाइबर चटनी होती है। तो ये जो चटनीज़ होती हैं ये आपको हाई फाइबर देती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं और खाने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिना कैलोरीज इंक्रीज़ किए टेस्ट देती हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। ग्रीन स्मूदी भी आप पी सकते हैं, अगर आपसे सैलेड नहीं खाया जाता तो आप स्मूदीज़ पीजिए ग्रीन, पर फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की होनी चाहिए वो, और साथ में धनिया पुदीना आप ऐड कर सकते हैं और चटनी वगैरह खाइए और फ्रूट्स खाइए। तो देखिए ये तो हो गई इनकी फाइबर की डाइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड चीज़ जो है ये हमारे हेल्दी गट माइक्रोबायोम्स यानी बैक्टीरिया के लिए, वो है फर्मेंटेड फूड। तो देखिए फर्मेंटेड फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इफ़ यू गो इन अवर नेचुरल डाइट, हर जगह कोई ना कोई फर्मेंटेड फूड खाया जाता है। तो इनसे हमको बहुत सारा प्रोबायोटिक मिलता है, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक मिलता है, और हमको फर्मेंटेड फूड भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये फर्मेंटेड जो हमारे फूड्स होते हैं, देखिए सबसे कॉमनेस्ट तो हमारी होगी कर्ड। तो देखिए दही, अगर आपको कोई मिल्क से एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, तो दही आपके लिए बहुत अच्छा है। डेली आपको कर्ड लेना चाहिए। नेचुरल मैं प्रेफर करती हूँ कि आप घर में जमा हुआ दही खाएं, उसमें प्रोबायोटिक वगैरह बेटर होता है। अगर आप बाज़ार से दही खा रहे हैं तो प्लीज़ ये देख लीजिएगा कि वो प्रोबायोटिक वाला कर्ड हो। कई बार ये स्टेरलाइज्ड कर्ड होता है तो इसमें प्रोबायोटिक नहीं होता है। अब मिल्क प्रोडक्ट्स तो मतलब कुछ भी, आप छाछ वगैरह ये सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो होती है फर्मेंटेड आइटम में, ये होते हैं जैसे कि साउथ इंडियन फूड्स में आपके जो ये इडली बनता है, डोसा है, आपके उत्तपम है, मतलब ये जो इसका बैटर बनता है ना, दाल चावल जिसको हम फर्मेंट करते हैं, जाली बन जाती है, घर में बनाते हैं जो लोग बनाते होंगे।
तो ये वो बैटर होता है, इसमें आपके हेल्दी प्रोबायोटिक्स और बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। ये आपकी गट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पर देखिए ऐसा नहीं है कि आपने सूजी की इडली बनाई और उसमें इनो डाल दिया और आपने कहा कि मैंने हेल्दी प्रोबायोटिक वाला मतलब इडली खा ली है, वैसा नहीं है। इट हैज़ टू बी प्रॉपरली फर्मेंटेड। जो हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, दाल चावल पीस करके रखते हैं ओवरनाइट, मौसम के हिसाब से वो मतलब 12 आवर्स टू 24-48 आवर्स में फर्मेंट होता है। उस बैटर से बने हुए आपके इडली डोसा वगैरह जो होते हैं, ये आपकी फर्मेंटेड डाइट होती है। और साउथ में एक आपके फर्मेंटेड राइस भी मिलता है। तो देखिए अनगिनत रेसिपीज़ हैं। गुजरात की साइड जाएंगे तो वो बेसन को फर्मेंट करके ढोकला बनाते हैं। अदर नॉर्थ के साइड में आएंगे तो देखिए दही के अलावा आपके ये कांजी बहुत फेमस होती है नॉर्थ की साइड में। ये आपकी कैरेट की कांजी होती है, ये आपके पकौड़ी की कांजी होती है पानी में, आपके दही में कांजी बनती है। तो मतलब ये सारे आपके मतलब फूड्स हैं जो आपको प्रोबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे इनमें से आपको कभी ना कभी, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ आपको खाना है, पर आप अपने रेगुलर डाइट में कुछ ना कुछ एक आइटम इस चीज़ का मतलब आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये फर्मेंटेड फूड इंक्लूड करेंगे तो ये भी आपके जो मतलब गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रोबायोम्स हैं आपके गट के, उसके लिए आपकी हेल्थ प्रमोशन में हेल्प होगी आपकी। और भाई अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी मेहनत क्यों करनी है, ये क्यों बनाना है, वो क्यों बनाना है, बाज़ार में कैप्सूल मिलता है प्रोबायोटिक का, वो खा लें। तो देखिए आज की डेट में पूरा मार्केट फ्लड हुआ है प्रोबायोटिक से। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आप नेचुरली, जो नेचुरल डाइट से जो प्रोबायोटिक मिलते हैं वो आप लीजिए। और किसी वजह से आप अगर नहीं ले सकते तो फिर इसको एक प्लान बी में रखिए और फिर आप ये ले सकते हैं। पर कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल डाइट के लिए, वो इन एनी वे बेटर होते हैं। और जो बहुत हाई क्वालिटी के प्रोबायोटिक आते हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जो जनरल छोटे छोटे प्रोबायोटिक होते हैं वो एडिक्वेट भी नहीं होते हैं, और अच्छे वाले प्रोबायोटिक आपको कॉस्टली भी पड़ेंगे और नेचुरल को वो कम्पीट भी नहीं कर पाते हैं। तो नेचुरल डाइट अगर आप अच्छी रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे प्रोबायोटिक मिल जाएंगे। और देखिए एक अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि ये हमारे हेल्दी जो बैक्टीरिया हैं ये किस चीज़ से किल हो जाते हैं। तो देखिए ये इसमें ना एंटीबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल जो हमारा मॉडर्न ज़माने की जो हमारी मेडिकल साइंस है, इसमें एंटीबायोटिक्स का बहुत मेजर रोल है। उसको तो हम देखिए इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं बहुत पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स लिखती हूँ। तो देखिए जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे ना तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही खाएं, और जब बहुत ज़रूरी होगा तभी आपके डॉक्टर आपको देंगे। कई बार होता है कि हमको थोड़ा सा हमारा गला ख़राब है, थोड़ा सा हमको कुछ लूज़ मोशन हुआ तो हम सोचते हैं डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, केमिस्ट से 2 दवाई ले लो, वो खा लो, केमिस्ट एंटीबायोटिक दे देते हैं। या फिर आपके पास कोई पुराना प्रिस्क्रिप्शन पड़ा होता है। ये बहुत कॉमन होता है कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है डॉक्टर का, सेम प्रॉब्लम हुई तो भाई चलिए हम फिर से खा लेते हैं। यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो भाई डॉक्टर ने पिछली बार ये दवाई दी थी तो हम फिर से यही खा लेते हैं, हमें बर्निंग हो रही है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो मतलब ये जो एंटीबायोटिक वगैरह हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही खाएं। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके बाद आप प्रोबायोटिक ज़रूर लें। आपने नोट किया होगा कि कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स जब हम खाते हैं तो उसके बाद हमको डायरिया हो जाता है। तो ये जो डायरिया होता है ना, ये भी आपके जो मतलब गट की जो मतलब जो हमारी माइक्रोबायोम की जो हेल्थ होती है ये ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद आपको डायरिया होता है। तो प्रोबायोटिक लेने से ये ठीक हो जाता है। तो सारांश ये है कि एंटीबायोटिक जब ज़रूरत हो बिल्कुल तभी लें, और अगर लें तो बाद में प्रोबायोटिक ज़रूर लें। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 चीज़ों का और मेजर रोल है आपकी गट की हेल्थ में। ये है आपकी स्लीप और आपका स्ट्रेस। तो देखिए स्लीप अगर आपकी एडिक्वेट नहीं है तो भी आपका गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, और अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं तो उससे भी आपका गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है। तो फाइनली तो देखिए घूम फिर के फाइनली वही बात आ जाती है कि आपके अच्छे लाइफस्टाइल में आपको अच्छा खाना खाना है और स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करनी है और एडिक्वेट स्लीप होनी है। और अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइजिंग है तो इससे भी ऑब्जर्व किया गया है कि आपका गट फ्लोरा अच्छा रहता है। तो प्लीज़ डू फॉलो ऑल दीज टिप्स फॉर अ हेल्दी गट। गट आपकी हेल्दी रहेगी तो आप जो हैं हेल्दी रहेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ओबेसिटी नहीं होगी, डायबिटीज़ के चांसेस बहुत कम होंगे, आपको एलर्जीज़ कम होंगी, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम टाइप की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ कम होंगी,
और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपको बीमारियां नहीं होंगी। ओके बाय।